नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और आज से हम लोग 71 बीपीएससी मेंस जो इसी मंथ के लास्ट में है उसके लिए करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम का रिवीजन होगा ये। आपने इसमें से मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज आप इसको पढ़ लेंगे। लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं। शुरुआत में 1 मिनट बस मैं ये समझा दूंगा कि लास्ट में क्या करना चाहिए। उसके बाद आज 6 टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। 6 ऐसे टॉपिक हैं जहां से सीधे सीधे सवाल पूछने के चांसेस मोर देन 90% होंगे। मैं जितने भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट करवाऊंगा वो सारे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको भी मैं भेज दूंगा। पहला जो टॉपिक होगा उसको हम वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, मतलब कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज़म है उस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक का डेडलाइन था और उसे हमने अचीव किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक जो होगा एटॉमिक एनर्जी एंड एसएमआर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपने पढ़ा होगा। वंदे मातरम दिशा निर्देश जो जारी किया गया है इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा एक टॉपिक है मनरेगा जी राम जी, मनरेगा जी राम जी, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम है, इसे नोटिफाई किया गया है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इंडिया एआई समिट जो हुआ, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 फरवरी माह में जो आयोजित किया गया, उसको लेकर के भारत सरकार के एआई शासन दिशा निर्देश, एआई शासन दिशा निर्देश, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 6 टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊँगा आज। अगर समय मिलेगा आपको तो पूरा ही देखिएगा वीडियो को, काफ़ी लंबा होगा क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा। लास्ट के दिनों में क्या क्या करना चाहिए आपको, तो 15-20 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास में, नया चीज़ पढ़ने से बचना है। कोशिश करना है कि बिल्कुल ही नए चीज़ों को ना पढ़ें। रिवीजन करना है बहुत अच्छे तरीके से। जितने आज तक मेंस के सवाल कहीं से भी लिखे हैं आपने, आंसर राइटिंग की है, कोई भी नोट्स बनाया है, कोई सवाल अगर आपने प्रैक्टिस किया है, कोई भी सोर्स से किसी भी चीज़ को पढ़ा है तो उसको रिवाइज अच्छे से करना है। डीआई का प्रैक्टिस एक डेली ही करें, क्योंकि बहुत सही रहता है उसका प्रैक्टिस करना। आपके 70 ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं। एक काम और करना है लास्ट टाइम में, राइटिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। डेली 1 घंटा लिख लिया तो बहुत है, नहीं तो मैक्सिमम समय देना है टॉपिक को कंप्लीट करने पर। जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक से गो थ्रू हो जाएंगे एक बार। भले ही कुछ अनजान टॉपिक हो, कुछ नए टॉपिक हों, बिल्कुल ही नए नहीं, नए हों जो आपने अभी नहीं पढ़ा हो, करंट अफेयर का कोई टॉपिक हो, उन सबको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको आंसर राइटिंग आती है, क्योंकि मेंस देने जा रहे हैं आप, तो आपको आंसर राइटिंग आती है भाई। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो कई बार एग्जामिनेशन में होता है कि हम उसमें सोच करके आगे लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी तो हम उसे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा टॉपिक को आप लास्ट टाइम में रिवाइज करके पढ़ लेंगे वो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज। पहला टॉपिक है वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है यह टॉपिक है। क्यों पढ़ रहे हैं? अमित शाह जी के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को देश से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बिहार एक समय में वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित राज्यों में से एक था। नक्सलवादी विद्रोह हुआ, शुरुआत कैसे हुआ है? तो नक्सलवादी विद्रोह 1967 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये क्या थे? ये आदिवासी लीडर थे जो सरकार की नीतियों से नाखुश होकर के इन्होंने बंदूक उठा ली और इन्होंने सोचा कि हम चीन और रूस में जिस प्रकार से क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति या चीन की कम्युनिस्ट क्रांति जो है, उसी प्रकार के बंदूकों के जरिए, हथियारों के जरिए, क्रांति के जरिए भारत के लोकतांत्रिक शासन सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ के शासन सत्ता सरकार में वो लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। इसलिए नक्सली सबसे ज़्यादा, कॉमन लोगों से ज़्यादा सरकारी जो भी सरकारी इक्विपमेंट होते हैं, स्कूल होता है, सड़क होता है, टावर है, कोई सरकारी अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, उनको यह धड़ल्ले से निशाना बनाते थे। वैचारिक आधार इनका क्या है? तो ये आंदोलन मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद से प्रेरित होता है। माओ से तुंग हो गया चीन का, लेनिन और स्टालिन जो हो गए ये रूस के हो गए, इनके विचारों से यह प्रेरित होता है। इनका कहना है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पॉलिटिकल पावर ग्रोन आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, ये इनका
मोटो होता है कि भाई सत्ता बंदूक के बैरल से ही निकलती है। अमेरिका क्रांति आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको ये लाइन मिलता है जहाँ पर है कि क्रांति और समानता जो है यह बैरल ऑफ गन से ही निकलती है। इसलिए अमेरिका में गन कल्चर भी है आज भी। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वामपंथी उग्रवाद समूह का मुख्य उद्देश्य होता है सशस्त्र कृषि क्रांति के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना, एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना करना जहां पर कंप्लीट समानता हो, जहां पर कंप्लीट समानता हो। लेकिन कंप्लीट समानता नेचर में संभव ही नहीं है। कंप्लीट समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया था लेनिन के द्वारा रूसी क्रांति के दौरान, लेकिन वो चल नहीं पाया वो मॉडल। कुछ ही दिनों में वो मॉडल धराशायी हो गया। फिर स्टालिन के द्वारा किया गया यूएसएसआर में, लेकिन वो मॉडल भी 1991 में धराशायी हो गया। राजनीतिक गठन 1969 में चारू मजुमदार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई एमएल के गठन के साथ इस आंदोलन को औपचारिक राजनीतिक ढांचा मिल गया। भौगोलिक विस्तार, इसने देश के पूर्वी भागों में अपना विस्तार करना शुरू किया। बंगाल से शुरू हुआ था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के राज्यों में यह प्रचारित नहीं हो पाया। वहाँ की शासन सत्ता बिल्कुल ही अलग तरह की थी। सीपीआई माओवाद का फिर गठन होता है 2004 में। दो जो सबसे पावरफुल नक्सली समूह थे, पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC, इन दोनों ने मिल करके CPIM नामक CPIM नामक पार्टी का गठन किया। CPI माओइस्ट नामक पार्टी का गठन किया। CPI माओइस्ट, ध्यान रखिएगा, CPI जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन CPIM जो है ये विचारधारा दोनों की सेम है, तरीका बस अलग है। CPI और CPIM दोनों की विचारधारा बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है। गहराई से समझिएगा इस चीज़ को, बस तरीके अलग थे। एक का था गन के थ्रू, हिंसा के थ्रू, एक का था राजनीतिक रूप से सक्रियता के थ्रू। इसीलिए आपने देखा होगा, एक को सरकार मारती है तो दूसरे को दर्द होता है। जैसे अभी कई सारे को सरेंडर करना पड़ा या इनकाउंटर किया गया, तो आपने देखा होगा कि CPI के नेता बार बार बयान दे रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रही, इत्यादि इत्यादि। रेड कॉरिडोर के बारे में देखिए ज़रा, यही वो मैप है जो सबसे ज़्यादा आतंकवादी माओइस्ट जो मूवमेंट था, माओइस्ट जो रेडिकल मूवमेंट है उससे प्रभावित था। या अब इसके कारणों को ज़रा हम लोग समझेंगे। क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में माओइस्ट जो विद्रोह, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, उग्रवाद है, इसके उभरने के कारणों को बताइए, इसके परिणामों को बताइए, हाल ही में सरकार के द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई गई उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहला जो कारण था, जल जंगल ज़मीन से अलगाव था कारण, और यह कारण आदिवासियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इसने। इसके कारण से आदिवासी जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे जुड़े। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण भी है। जैसे बिहार में मैंने कितनी ही बार बताया है, बिहार में सामाजिक कारण है, जहाँ पर जातिगत रूप से प्रताड़ना जो है यह प्रमुख कारण माना जाता है। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाके जहाँ पर पहले खनिज संसाधन हुआ करते थे, देश का जब विकास शुरू हुआ तो इन संसाधनों की हमें आवश्यकता थी देश के विकास करने के लिए। तो जब सरकार ने इन संसाधनों को निकालना शुरू किया, इन आदिवासियों को लगा कि हमारे घर में सरकार मशीन लेकर के घुस गई है और सबको अपने अपोजिशन में ही मानने लग गई है। तो दूसरा कारण ये था कि इनको जब विस्थापित वहाँ से किया गया जहाँ पर ये हज़ारों वर्षों से रह रहे थे, इन्होंने इसको मान लिया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और गन उठा लिया। शासन का अभाव और प्रशासनिक शून्यता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। गवर्नेंस डिफिसिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम में क्रिएट हो रहा, तो उस वैक्यूम को इस प्रकार की संस्थाओं ने, इस प्रकार की कट्टर संस्थाओं ने भरना शुरू कर दिया। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी सबसे बड़ा कारण था। स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा शोषण, जैसे जमींदार, साहूकार, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा अक्सर नाम होते थे, विलन के ठाकुर नाम होता था, चौधरी नाम होता था। अपर कास्ट को हमेशा से ही विलन के तौर पर फिल्मों में ही दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जातिगत आंदोलन, जातिगत रूप से भेदभाव ने कई सारे जगहों पर माओवाद को मजबूत किया, क्योंकि जातिगत रूप से जब भेदभाव हुआ तो उस भेदभाव को इस विचारधारा ने कैश किया कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे साथ यह भेदभाव नहीं होगा। बिहार में आपने सुना होगा जातिगत कई सारे रेडिकल जो ग्रुप बन गए थे,
जिनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी हुई, जैसे रणबीर सेना का नाम आपने सुना होगा, सूल सेना का नाम आपने सुना होगा, ये अपर कास्ट का था, जो नक्सलवाद के विरुद्ध उत्थान हुआ था इन सभी का। राजनीतिक हाशिएकरण, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहा, इसके कारण से भी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ीं। राज्य द्वारा 5th और 6th अनुसूची के प्रावधान पेशा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने विफलता कारण से आदिवासी आबादी ने खुद को राजनीतिक रूप से शक्तिहीन और हाशिए पर महसूस किया। तो ये क्या थे बंधुओं, ये वो कारण हैं जो आपको समझना चाहिए। ये सारे के सारे कारण जो हैं ये काफ़ी देर लगते हैं इन सभी को बनाने में, बैठ कर के बनवाना पड़ता है। ये बड़ा बड़ा 40-40 पेज का जो PDF है ना, तब जाके बनता है। कई सारे बच्चों को लगता है कि बाकी लोग तो AI से बनवा लेते हैं। निश्चित रूप से बाइलिंगुअल बिना AI के नहीं होता है, लेकिन कंटेंट जो है ना उसको देना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सरकार के प्रयासों को। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके बाद से ही सरकार ने फैसला लिया, आपसे अगर जैसे आप SDM या DYSP बनेंगे तो आपको किसी समस्या का समाधान करना होगा, तो हमेशा ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, आंसर राइटिंग में भी सिखाया है, हमेशा उसको 2 भागों में बांटिएगा। पहला क्या होता है, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, जिसको तात्कालिक रूप से कहते हैं। तात्कालिक रूप से कहते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इस तरह की घटना घटित ही ना हो, कोई माओवाद की ओर जाए ही ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट करना, विकास स्थापित करना, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ सेंटर, इसके अलावा विद्यालय, जैसे कि एकलव्य विद्यालय का आपने नाम सुना होगा, रोजगार देना, जैसे कि जनमन योजना का नाम आपने सुना होगा। एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में हर तरह की बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाने के प्रयास किए जाते हैं। तो जनमन योजना का आपने नाम सुना होगा, एकलव्य मॉडल स्कूल का आपने नाम सुना होगा, गरीबों को तेंदू का पत्ता चुनने के लिए पैसे देने का नाम आपने सुना होगा, वन अधिकार अधिनियम जो लाया गया उसका नाम आपने सुना होगा। ये सब लॉन्ग टर्म है कि हमें विकास को उस जगह पर पहुंचाना है, विकास नाम के लड़के को नहीं, डेवलपमेंट को पहुंचाना है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म एक ही चीज़ होता है, ऑपरेशन ऑल आउट, कि मारो ख़त्म करो। अगर आपके हाथों में गन होगा तो गन से जवाब दिया जाएगा। अगर आप हाथों में गन छोड़ करके हमारे पास समर्पण के लिए आएंगे तो हम आपके समर्पण को भी स्वीकार करेंगे। आपके ऊपर में कोई भी धारा, कोई भी कानून, कोई अदालत, कुछ भी नहीं, नथिंग। भले आपने 100 का मर्डर किया हो, 150 का मर्डर किया हो, अगर आप माओवाद, नक्सलवाद छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं तो आज से आपके सारे जुर्म माफ़। ये वो 2 रणनीति थी जिसने वाकई कारगर हुआ है। 10 सालों में हमने माओवाद के प्रॉक्स मिटा दिया है। तो ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया, सरकार ने सुरक्षा, विकास और स्थानीय समुदाय का अधिकार और हकों को सुनिश्चित करने पर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। बहुआयाम का मतलब वही होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया। सुरक्षा बलों की तैनाती और आधुनिकीकरण किया गया, सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया, DAG बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आदिवासी और एक्स नक्सलियों का एक फोर्स बनाया गया जो नक्सली के गुरिल्लावार और छापामार युद्ध पद्धति से परिचित थे, और तब जाके हमने उन्हें हराया है। बुनियादी ढांचा और सड़क संपर्क को विकास किया हमने। इसके अलावा दूर दराज एरिया में दूर संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया हमने। टावर उड़ा देते थे वो, जिससे बातचीत ही बंद हो जाए। नागरिक कार्रवाई और कार्यक्रम विकास किया है हमने। CAPF विश्वास की कमी को पाटने के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जैसे चिकित्सा शिविर लगाती थी, पुल का निर्माण करती थी, स्कूल बनाती थी, लोगों को आर्थिक मदद देती थी, जिससे पुलिस और वहाँ के लोकल लोगों के बीच में जो ट्रस्ट टूट गया है वो बहाल हो। तो ये क्या है, ये सरकार के पहल हैं। आत्मसमर्पण और पुनर्वास है, यानी कि अगर आप समर्पण करते हो तो आपको पैसा दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, रोजगार स्थापित करने के लिए। ये सब क्या है, तो पुनर्वास कार्यक्रम इसको कहा जाता है। इसी तरह का एक कार्यक्रम 2017 में समाधान लाया गया था जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ था। S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। M फॉर, उसके बाद से क्या है, अकाउंटेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस KPI एंड KRS, डैशबोर्ड बेस KPI एंड KRS। मुख्य प्रदर्शन सूचकांक संकेतक भी स्थापित किया गया। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये इसमें करना था। एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, उसके बाद से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये समाधान पहल जो है, इसके ज़रिए हमने इसको नक्सलवाद को काउंटर किया है, और उसका परिणाम ये है
कि आज केवल 2 प्रभावित ज़िले हैं, एक सुकमा है और एक दंतेवाड़ा है, शायद 2 ही ज़िले प्रभावित हैं एक्सट्रीमिज़म से, माओवादी एक्सट्रीमिज़म से 2 ही ज़िले मात्र प्रभावित हैं पूरे देश में, बाकी सभी जगहों से हमने इसे ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में परमाणु ऊर्जा। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा SMR का उपयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और किस कारण से पढ़ रहे हैं बंधुओं, भाइयों और बहनों? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार में कहा गया है कि एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो इन 2 कारणों से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। सवाल क्या पूछा जाएगा? GS2 पेपर साइंस का सेक्शन जो होता है, साइंस एंड टेक का जो सेक्शन होता है, उसमें एक सवाल इकोलॉजी से और एक सवाल एनर्जी सेक्टर से गारंटी होता है, 101% गारंटी होता है, पूछा ही पूछा जाएगा। कुछ भी एनर्जी सेक्टर का सवाल हो, रिन्यूएबल हो, परमाणु ऊर्जा हो, कोई और ऊर्जा हो, थोरियम बेस ऊर्जा हो, पूछा ही जाएगा। ठीक। परमाणु ऊर्जा के विकल्प के तौर पर स्वच्छ व विश्वसनीय बेस लोड ऊर्जा। क्यों इसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि विकल्प के तौर पर? क्योंकि इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन है, निरंतर बिजली दे सकता है, रिलायबल है और स्टेबल होता है, पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा नेट जीरो लक्ष्य जो है 2070 तक भारत सरकार का, कि कार्बन उत्सर्जन 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त करेंगे, उसमें यह हमें मदद करता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, यानी कि इफ़िशियंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्या इफ़िशियंसी का तात्पर्य? 1 टन कोयला लिया, कोयला जला करके बिजली बना रहे हैं। इसमें परमाणु का ले लिया हमने, परमाणु का रेडिएशन का उपयोग करके हीट उत्सर्जन को लेकर के हम लोग बिजली बना रहे हैं। तो परमाणु के बिजली में, बिजली के जो ऊर्जा की खपत है वो बिल्कुल सही होगी, ऊर्जा का लॉस्ट जो है, ऊर्जा की बर्बादी जो है वो बिल्कुल कम होता है ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कोयला एनर्जी में ऊर्जा की बर्बादी ज़्यादा होती है, इसलिए इफ़िशियंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि 40 टन कोयला जितना बिजली पैदा करेगा, उससे ज़्यादा ½ kg यूरेनियम बिजली पैदा कर सकता है। तो इस तरह की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। भारत वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में वर्तमान के स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग में 7.48 गीगावाट है। यह डेटा दे रहा हूँ, इसका उपयोग करना है। निबंध में भी ऊर्जा से पूछ सकता है इस बार, क्योंकि ईरान, US और इजराइल वॉर में ऊर्जा ही ऊर्जा चर्चा में है। बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी 3% के बीच में अभी वर्तमान में। संचालित रिएक्टर देश में 7 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संयंत्र भी चल रहे हैं, जैसे तारापुर, रावतभाटा और कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान और तारापुर महाराष्ट्र में है। त्रिचर्य परमाणु कार्यक्रम हमारे यहाँ पर बनाया गया। भारत के डॉक्टर होमी भाभा द्वारा तैयार किए गए त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करना है और इसका उपयोग करके भारत में बिजली बनाना है। लेकिन फिलहाल में हम उस तकनीक पर काम ही कर रहे हैं और यह अभी भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही चल रहा है। सरकार के क्या क्या प्रयास है बंधुओं? तो फ्लीट मोड कार्यान्वयन। सरकार ने समय और लागत को कम करने के लिए एक साथ 10 स्वदेशी दावित प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के निर्माण को मंजूरी दी है। एक साथ 10, ताकि ये जो बिजली के लिए हमें बाहर निर्भर रहना पड़ता है और हमें कोयला का उपयोग करना पड़ता है, कोयला का संयंत्र है झरिया में, बिजली उत्पादन हो रहा है कहीं और, वहाँ से वहाँ उठा कर ले जाओ, तो ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम लोग। इसलिए सरकार बहुत सारे रिएक्टर बना रही है। सार्वजनिक उपक्रम के साथ संयुक्त उद्यम बनाया हुआ है हमने। कई सारे संस्थाएं हैं, सरकार के NPCIL है, DAE है, ये आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि हम बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा सक्षम बन सके। अभी हमारे देश का मात्र 2.5% बिजली ही इससे उत्पादित होता है। क्षमता विस्तार का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 31-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर के 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा हुआ है। यह मेगावाट अगर हम पूरा कर लेते हैं तो देश के एनर्जी का अप्रॉक्स हम 10% के करीब में बिजली उत्पादन इससे कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं क्या दे रहा हूँ आपको?
आंकड़े दे रहा हूँ जो आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर में उपयोग करेंगे। इन्हीं सुंदर सुंदर आंकड़ों के कारण से कोई आदमी टॉपर और कोई आदमी पीछे रहता है गुरु। बाकी आंसर तो सब लिख करके आते, जो भी मेंस देता है उसमें से 99% बच्चों के आंसर राइटिंग आ रही होती है। आंसर लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, जाग जाओ। अब एसएमआर की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर बांसवाड़ा का मैंने उदाहरण आपको दे दिया है। एसएमआर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में एसएमआर स्थापित किया जा सकता है। एसएमआर क्या होते? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते। बहुत बार पढ़ाया है मैंने, पूछे जाने की संभावना है इसीलिए बार बार पढ़ रहे हैं। अभी शांति एक्ट भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। छोटे परमाणु रिएक्टर होते जिनका उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक होती है। इन्हें कारखानों में बना करके साइट पर आसानी से असेंबल किया जा सकता है। ये सभी को पता होगा, सभी को पता होगा। स्थापना का लाभ क्या है? तो पैसा कम खपत होता है भाई, सारे पार्ट ले आओ और असेंबल कर लो। स्थापना के लाभ क्या होते हैं? तो सुरक्षित होता है, इनका डिजाइन अधिक सुरक्षित होता है। बिजली जाने की स्थिति में ये प्राकृतिक परिसंचरण पैसिव सेफ्टी द्वारा ठंडे हो जाते हैं, यानी कि इनबिल्ट इनको ठंडा करने के लिए इनमें संयंत्र मौजूद होता है, जिसके कारण से यह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित भी माने जाते हैं। और छोटे होते हैं इसलिए इनको आप आबादी वाले इलाकों में भी आसानी से आप स्थापित कर सकते हो, क्योंकि इससे नुकसान तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। और क्या है? लचीलापन। अब चूंकि इसके पार्ट असेंबल किए जा सकते हैं, नहीं तो अभी भी जहाँ पर भी संयंत्र स्थापित होता है वहीं पर जाकर पूरा रिएक्टर बनाना पड़ता है। इसका क्या है? पार्ट असेंबल करना, सारे पार्ट उठा करके ले आओ और आपकी मर्जी, आप अपने शहर में, पटना शहर में स्थापित करना चाहते हो तो कर लो। इन्हें दूर दराज इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या है? भारी पूंजीगत लागत और समय। बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में, परमाणु ऊर्जा में आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है ना गुरु, वो है टाइम टेकिंग। एंड सेकेंड क्या है इसमें? तो इसका जो ऑपरेशन की कॉस्ट होता है ना, ऑपरेशन का कॉस्ट जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो अभी भी ज़्यादा है। और दूसरा क्या है? इसके जो कच्चे माल हैं ना, रॉ मटेरियल, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि, वो मिलने आसान नहीं है अभी भी। नागरिक परमाणु दायित्व। भारत सरकार का नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 आपूर्तिकर्ताओं पर भारी जिम्मेदारी डालता है, जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भूमि अधिग्रहण और जन विद्रोह भी देखना पड़ता है। कई बार लोग विरोध कर देते हैं कि हमारे इलाके में मत स्थापित करो, कल को ये फट गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। परमाणु कचरा प्रबंधन भी अभी भी देश में कमज़ोर है। इसके कारण से भी सरकार के नियम कानून इतने कड़े हैं कि कंपनियां स्थापित करने से हिचकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक प्राइवेट सेक्टर्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब दे दिया गया है। ईंधन की कमी। भारत के पास अभी भी भंडार इसके नहीं है। समाधान क्या है? निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करें, जन जागरूकता और विश्वास बहाली करें कि सबको एक एक बार करके चेरनोबिल जो वेब सीरीज़ है वो दिखाना चाहिए। एसएमआर और नई तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए हमें। दायित्व ढांचे को व्यवहारिक बनाना चाहिए। सारा का सारा हम जो जिम्मेदारी है प्राइवेट कंपनियों पर डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इसी संबंध में सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया। भारत के इतिहास में पहली बार न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउ किया गया, जिसके लिए शांति एक्ट 2025 लाया गया भारत के संसद में और इसे पास भी किया गया विंटर सेशन 2025 में। अभी पिछले 2 महीने पहले लाया गया। सवाल पूछे जाने की संभावना है कि नहीं गुरु? निश्चित तौर पर पूछेगा। जिस दिन पूछेगा उस दिन मुझे मैसेज करना आप। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति अधिनियम, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, शांति अधिनियम भारत की ऊर्जा नीति में क्रांतिकारी बदलाव है। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु क्षेत्र को आधुनिक बनाना, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट में अंबानी अडानी साहब आ गए, अब फॉरेन में बिल गेट्स भी आ गया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। शांति अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो पुराने कानूनों को निरस्त करना। अभी जो जिम्मेदारी वाला ऊपर एक्ट पढ़ाया था आपको, उन सभी को निरस्त किया गया है और थोड़ा सा खुलापन लाया गया है। हमने एलपीजी नीति के तहत सभी सेक्टरों में खुलापन नहीं लाया था, उसमें से ये भी एक था जिसमें सरकार डरती थी कि प्राइवेट कंपनियों को क्यों दे दें हम, यह तो बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन अब थोड़ा सा खुलापन लाया गया है।
1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और CLNDA एक्ट 2010 को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत किया गया है। इसमें कहा गया कि 10 को पुराने एकाधिकार को समाप्त किया गया है। सरकार के एकाधिकार को निजी कंपनी को NPPs और SMR निर्माण, स्वामित्व और संचालन की अनुमति दी गई है। क्या क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है ऑपरेट, ऑन एंड बिल्ड, यानी कि ऑनरशिप, बिल्ड भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं। इन तीनों की अनुमति प्राइवेट सेक्टर्स को दी गई है। ये शब्द मजबूत होते, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गुरु। बिल्ड, ऑन एंड ऑपरेट, ये तीनों कैपेबिलिटी दी गई है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को विथ टर्म एंड कंडीशंस। आपूर्तिकर्ता दायित्व की समाप्ति, पुराने कानून में राइट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान, रिकोर्स का प्रावधान था, जिसमें विदेशी आपूर्तिकर्ता डरते थे। नई अधिनियम ने उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया है। दुर्घटना की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी केवल ऑपरेटर की होगी। कोई दुर्घटना अगर हो जाता है तो केवल ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी, किसी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए सारे कंपनी वाले आ जाओ, परमाणु ऊर्जा बनाते हैं सब लोग, इस तरह सरकार इनवाइट कर रही है। दायित्व की सीमा क्या है? दुर्घटना की स्थिति में निजी ऑपरेटर की वित्तीय जिम्मेदारी को संयंत्र के आकार के आधार पर 100 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच सीमित कर दिया गया है। इससे अधिक के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा परमाणु दायित्व कोष से किया जाएगा। नियामक को भी वैधानिक का दर्जा दिया गया है। इस कानून ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को एक स्वतंत्र और वैधानिक दर्जा प्रदान किया है, जिससे सुरक्षा मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास जो है वो बढ़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इस क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर हमें वाकई नेट जीरो बनना है तो हमें एनर्जी सेक्टर को भी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोलना पड़ेगा। ख़ास तौर से इस सरकार ने अमेरिका के एक राष्ट्रपति और उनके कंपनियों को खुश करने के लिए सरकार ये एक्ट लाई थी। ठीक है गुरु। बाकी फ्रांस और रूस की भी कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। विदेशी निवेश और तकनीक का आगमन होगा। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे हम नेट जीरो को। चिंताएं क्या है? नैतिक संकट और सुरक्षा समझौता हो रहा है कहीं न कहीं। प्राकृतिक आपदाओं में बहुत सारी कंपनियां छूट से निकल जाएंगी, केवल और केवल ऑपरेटर मारे जाएंगे। वित्तीय बोझ, यही कोई बड़ी आपदा आती है तो ऑपरेटर का दायरा केवल 3000 करोड़ तक सीमित है। बाकी सारा दायरा जो है, सारे का सारा पैसा का बोझ जो है, अगर कोई आपदा आता है तो सारा का सारा सरकार के ऊपर में लाद दिया जाएगा। यानी कि आपके और हमारे टैक्स के पैसों से सारे आपदे का फिर से भुगतान किया जाएगा, आपदा अगर कोई होता है तो ये क्या है? इसमें चैलेंजेज हैं। तो चैलेंजेज को भी हमने देख लिया इसमें। इस तरह से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया है। 3rd टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत का दर्जा और विवाद। दुनिया ऐसी ही है, राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जा रहा है, उसमें भी विवाद हो रहा है। लेकिन क्या ये विवाद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ 100% नागरिकों को स्वीकृत नहीं होती है। अगर सबको स्वीकृत हो जाएगा तो लोकतंत्र उसी दिन मर जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि आपके पास विकल्प होता है। ठीक है बंधुओं, सबकी आवाज होती है, सबको सुना जाना चाहिए। किसी एक चीज़ के लाने से 4 लोग नाराज होंगे, 6 लोग खुश होंगे। दूसरे चीज़ के लाने से 4 लोग खुश होंगे, 6 लोग नाराज होंगे। लोकतंत्र इसी तरह से चलता है। जैसे UGC एक्ट लाया गया था कुछ दिन पहले, UGC गाइडलाइन, जितने जनरल वर्ग थे इंक्लूडिंग मी भी, हमें भी लगा कि ये नहीं लाना चाहिए, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। वहीं पर OBC SC ST वर्ग के लोग खुश थे। तो यही तो लोकतंत्र है। यही क्या है? यही लोकतंत्र होता है, जहाँ पर सरकार के हर फैसले को कुछ वर्ग सही मानते हैं, कुछ वर्ग गलत मानते हैं। तो इसी प्रकार से देश चलता है लोकतंत्र में। जहाँ पर विविधता होती है, वैचारिक रूप से भी समानता नहीं होती है, वैचारिक रूप से भिन्नता होती, डाइवर्सिटी होती है। वैचारिक समानता हो जाएगा तो फिर तो नाजीवाद वाला देश हो जाएगा कि सब चलो जर्मनी से युद्ध लड़ रहे हैं, रूस से क्यों जा रहे? तो बस हिटलर ने कहा है, अपमान का बदला लेना है। कोई तो रुक करके बोलेगा ना कि हाँ युद्ध लड़ना सही नहीं है, देश की बर्बादी होगी।
यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए क्या है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है उसने यह गृह मंत्रालय जो है उसने दिशा निर्देश जारी किया। राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा था, उससे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य और सरकारी निकायों को वंदे मातरम के गायन वादन को लेकर सख्त प्रोटोकॉल जारी किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीक की एकरूपता और सम्मान अनुच्छेद 51A स्थापित करना है। क्लियर? क्यों चर्चा में है, क्यों पढ़ रहे हैं? प्रस्तुति का कार्यक्रम, इसमें क्या कहा गया है? सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह है कि जब किसी आधिकारिक राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत हों तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को हमेशा जनगण मन से पहले गाया या बजाया जाएगा, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पर बजा रहे हैं तो। आधिकारिक आयोजन में अब वंदे मातरम केवल पहले या दूसरे छंद के बजाय पूरे 6 छंद वाले आधिकारिक संस्करण का उपयोग किया जाएगा। 3 मिनट 10 सेकेंड 190 सेकेंड में इसे पूरा करना होगा। जैसे जनगण मन के लिए कितना सेकेंड है, आप मुझे बताइएगा। खड़े होने का प्रोटोकॉल और छूट, जब भी आधिकारिक सेटिंग में राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा तो उपस्थित सभी नागरिकों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन कहीं पर कोई म्यूजिक बज रहा है, किसी फिल्म में, किसी वेब सीरीज़ में अगर बज रहा है तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। वादन के प्रमुख अवसर, दिशा निर्देश के अनुसार वंदे मातरम का वादन इन अवसरों पर अनिवार्य है। नागरिक अलंकरण समारोह जैसे पद्म पुरस्कार इत्यादि के समय, औपचारिक राज्य समारोह, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान के समय, ऑल इंडिया रेडियो और टीवी पर राष्ट्रपति के नाम के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले और बाद में, और जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड पर लाया जाए तब भी आपको ये चीज़ बजाना होगा। यानी कि जब जब सरकारी अधिकारी के इस प्रकार के कार्यक्रम वगैरह होते थे सरकारी, भारत सरकार के, तो वहाँ पर यह बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। ओके। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, स्कूलों को सलाह दी कि वे दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन के साथ करें। स्कूल अधिकारियों के छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। बैंड और संगीतमय प्रोटोकॉल, जब वंदे मातरम किसी बैंड द्वारा बजाया जाता है तो श्रोताओं को सतर्क करने के लिए गीत के शुरू होने से पहले 7 धीमी मार्च गति के डम ड्रोल और तुरही मृदंग की ध्वनि सुनाई देंगे, ताकि सब लोग अटेंशन हो जाओ। अब यह राष्ट्रीय गीत हम शुरू करने वाले हैं, वंदे मातरम। संविधान और कानूनी की स्थिति क्या क्या कहता है, अब यहाँ से हम लोग वाद विवाद पक्ष विपक्ष को जरा समझेंगे। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया, राष्ट्रीय गान का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जो चीज़ संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्या वो चीज़ नहीं मान्य है? संविधान की परिभाषा लिखित रूप से क्या पढ़ते हैं? लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसका 51% से ज़्यादा हिस्सा लिखित हो। आज भी हमारे संविधान में कई सारी चीज़ें नहीं लिखित है, लेकिन पारंपरिक रूप से उसे पालन किया जाता है। ठीक है। 51A में कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को अनिवार्य किया गया है कर्तव्य के तौर पर। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 स्पष्ट रूप से राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण देता है। इस अधिनियम के तहत वंदे मातरम के लिए अभी भी कोई विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं है। MHA ने दिशा निर्देश जो लाए हैं उसको जरा हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं। संविधान में तो उल्लेख नहीं है, मौलिक अधिकार में थोड़ी सी चर्चा है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के बारे में मैंने बता दिया। अब इसको पक्ष और विपक्ष क्या क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जरा समझेंगे। एक और है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विवाद अक्सर अनुच्छेद 25 धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, 19 वन्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें चुप रहने का अधिकार भी शामिल है कि इर्द गिर्द ही घूमता है कि हम क्यों गाएं राष्ट्रीय गीत, हम चुप क्यों न रहें। तो गुरु यहाँ पर कोई आलोचना या कुछ सुनना थोड़ी न हो रहा है कि आप चुप रहोगे। राष्ट्र के प्रति सम्मान है, क्या चुप रहकर राष्ट्र को सम्मानित नहीं किया जा सकता है? इतने सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो आप सही राह पर हैं। आप समझ सकते हैं चीज़ों को ब्रॉड व्यू में। और अगर आप केवल लाठी लेकर के लोकतंत्र चलाना चाहते हैं तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे विविधता को। लेकिन केवल धर्म में वर्जित है कोई चीज़, इसके आधार पर आप राष्ट्रीय गीत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो ये भी सही नहीं है। ठीक है भाइयों बहनों, आप समझ गए होंगे। वंदे मातरम का अनिवार्य करने के पीछे तर्क, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। राष्ट्रवाद के उत्थान में इस गाने का योगदान बहुत ज़्यादा है।
राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को मजबूत करेगा। यह संविधान सभा का सम्मान है। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया था, इसलिए इसका सम्मान करना राष्ट्र के संस्थापकों का सम्मान करना है। नेहरू जी, उससे भी बड़ा सेकुलर कोई पैदा हुआ भारत में, उन्होंने कहा था कि भाई वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं किया गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। मातृभूमि की वंदना, समर्थक तर्क देते हैं कि यह गीत केवल मातृभूमि भारत को एक मां के रूप में नमन करता है, जो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम वर्ग हैं उनका तर्क है कि हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, अल्लाह के अलावा हम किसी की पूजा नहीं करते हैं। माँ की भी नहीं करते हैं क्या? माँ का सम्मान तो हर धर्म में किया जाता है। यहाँ पर यह तर्क दिया गया है। ठीक है बंधु, कृपया धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। मैं केवल टॉपिक पढ़ाने के लिए तरह तरह के उदाहरण देता रहता हूँ, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। मातृभूमि की वंदना वर्सेज माँ की वंदना। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के विपक्ष में क्या तर्क है? धार्मिक मान्यताएं, मूर्ति पूजा का विरोध। जैसे इस्लाम कहता है कि एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें अल्लाह के अलावा किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है, उनके धर्म का मूल ही यही है, मुस्लिम धर्म का। वंदे मातरम मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी, हिंदू देवियों के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे इस्लाम में शिर्क, मूर्ति पूजा, ईश्वर के साथ किसी को साझा करना माना जाता है, तो इसलिए इसको अनुमति नहीं दी गई है। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन, किसी व्यक्ति को ऐसे गीत गाने के लिए मजबूर करना जो उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो, यह क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। फोर्स नेशनलिज्म, चुप रहने का अधिकार। कोई चुप रह करके भी देश के लिए देशभक्ति को प्रकट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो थोपा गया राष्ट्रवाद जो होता है, यह चल नहीं पाता है। राष्ट्रवाद या प्रेम हमेशा ही आपके अंदर से उभरना चाहिए। कोई आपको ज़बरदस्ती किसी से प्रेम नहीं करवा सकता है, या किसी से आप ज़बरदस्ती प्रेम नहीं पा सकते हैं। तो यही है फोर्स नेशनलिज्म। कानूनी समर्थन का अभाव है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इसके कारण से भी समर्थन का अभाव है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए, विकसित भारत रोजगार अधिनियम, मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025। कितना सुंदर इसका नाम था, मनरेगा। उन्होंने उठा पटक तोड़ मरोड़ के पता नहीं किसने क्या नाम दिया, विकसित भारत। देखते रहो, बीबी जी राम जी योजना। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये। अच्छा खासा एक एक्ट था जिसको यूएन तक ने पुरस्कृत किया था, दुनिया को बोला था कि आप भी अपने यहाँ पर लागू करो। दुनिया में पहला ऐसा देश था भारत जिसने अनस्किल्ड लोगों को, बिना स्किल्ड लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाला कानून लाया था, दुनिया में पहली बार। उसको तोड़ मरोड़ के मनरेगा को बीबी जी राम जी, बीच में राम आ रहे हैं, फिर जी आ रहे हैं, बीबी आ रहा है, क्या मतलब बनता है? ना हिंदी रहा, ना इंग्लिश रहा, ना मैथिली रहा, ना भोजपुरी रहा। बन गया क्या है? तो खिचड़ी बन गया है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित बीबी जी राम जी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली। इसका उद्देश्य, अगर आपको संशोधन करना ही था ना एक्ट में, तो कर लेते, बोलते मनरेगा संशोधन अधिनियम 2025। किस चीज से नफरत थी? महात्मा गांधी से क्या? कोई कारण नहीं दिखता आपको इस नाम बदलने का। इफ बहुत सारे एक्ट हैं ऐसे जिसमें सरकार संशोधन करती है। अभी अभी FCRA में संशोधन किया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, समय के हिसाब से बदले जाते हैं। मनरेगा संशोधन अधिनियम 2025, बात खत्म। VB जी राम जी मनरेगा की जगह लेगा। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण रोजगार को टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण और जवाबदेही के साथ में जोड़ना है। तो हम इसी योजना को पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 साल से यह योजना चल रही थी। रघुवंश जी थे शायद, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, बहुत बार कद्दावर नेता रहे हैं बिहार में, और वो उन्हीं का, बिहार के ही नेता थे जिनका दिमाग को उपज था मनरेगा। और इसको UPA के टर्म के दौरान, पहले टर्म के दौरान लाया गया था, और वाकई बहुत किफ़ायती हुआ था। यह बिहार के RJD से जुड़े हुए थे शायद वो। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, यह नया अधिनियम
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के अकुशल मैनुअल काम की कानूनी गारंटी देता है। आप स्किल्ड नहीं हो तो भी आपको काम की गारंटी। स्किल्ड लोगों को काम नहीं मिल रहे, अनस्किल्ड को रोज़गार की गारंटी दी गई थी। तो वाकई गहरी सोच वाला ज़मीनी स्तर का आदमी था जो भी इसने किया। बेरोजगारी भत्ता, यदि काम की मांग 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर काम मांगा आपने और मांगने पर आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों का ठहराव है। अधिनियम राज्यों को मुख्य कृषि मौसम के दौरान योजना को 60 दिनों तक निलंबित करने की अनुमति देता है कि राज्य जो है इसको रोक सकते हैं 60 दिनों तक, क्योंकि इस दौरान राज्य को कृषि के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पाता है, काम के लिए जगह नहीं मिल पाता, बरसात का मौसम होता है। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर काम दिए जाते हैं। जल सुरक्षा, जल संरक्षण जैसे तालाब बनाना, नहरें बनवाना, नाले का निर्माण करना, ये सब काम में। मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सड़क निर्माण हो गया इत्यादि जगहों पर। आजीविका संबंधी संपत्ति, जलवायु लचीलापन, चरम मौसम को कम करना, इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार जो है वह रोजगार देती है। पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत किया गया है ताकि इसका क्या किया जा सके, इसको मॉनिटर किया जा सके, ट्रांसपेरेंट वे में इसको मॉनिटर भी किया जा सके। मनरेगा से तुलना जरा हम लोग करेंगे। फंडिंग के पैटर्न और राज्य का बोझ जो है वह बढ़ गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी का 100% खर्चा केंद्र सरकार देती थी। मनरेगा के तहत में वीबी जी राम जी के तहत केंद्र राज्यों के लिए मानक आवंटन तय करेगा। अगर राज्य खर्चा और इस आवंटन से होने वाले किसी भी खर्च का बोझ राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। मानक आवंटन तय किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को इसका खर्चा उठाना पड़ेगा मानक के हिसाब से। पंचायतों की स्वायत्ता में कमी आएगी। मनरेगा में पंचायतों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार काम चुनने की अधिक छूट दी गई थी, जबकि नए कानून में काम को केवल 4 पूर्व निर्धारित श्रेणियों में सीमित कर दिया। अब कहीं पर भी काम नहीं दे सकते। ये जो 4 यहाँ पर श्रेणी तय किए गए हैं, आपको इसी में काम देना पड़ेगा। पहले पंचायत का होता था कि पंचायत को लगता था कि आज तालाब खुदवाने का काम हो गया है तो चलो आज किसी और चीज़ में लोगों को लगा देते हैं, तो वहाँ पर लगा करके लोगों को काम मिल जाता था। लेकिन अब सेक्टर डिसाइड कर दिए गए हैं और उन्हीं काम को आपको करना पड़ेगा। योजना का महत्व और लाभ क्या है? तो आय सुरक्षा, 125 दिनों के रोजगार गारंटी से गांव के घरों की क्रय शक्ति बढ़ी थी, लोगों को आय प्राप्त हुए थे। कृषि और श्रम का संतुलन, 60 दिनों में नो वर्क पीरियड से यह सुनिश्चित होगा कटाई या बुआई के समय किसानों को मजदूरी की कमी का सामना न करना पड़े। तो कृषि और श्रम का संतुलन बना हुआ रहेगा। इसीलिए खेती के दिनों में मनरेगा को रोका गया है कि जब कृषि का मौसम चल रहा होगा तब मनरेगा का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, आपको खेत में ही काम करना पड़ेगा। संपत्ति का निर्माण, गड्ढे खोदने भरने के बजाय यह योजना भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संरक्षण, पक्की सड़कों जैसे उत्पादक संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। अभी जो लाया गया है वो ट्रांसपेरेंट, 100% आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जियो टैगिंग और ड्रोन के उपयोग से भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड की जो समस्याएं थी उसको दूर किया गया। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है कि हमने ट्रांसपेरेंसी को लागू किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है और कहीं पर भी कुछ भी खुदवा दिया जाता था मनरेगा के नाम पर उसको हमने रोका है, ऐसा सरकार का कहना है। चुनौती और आलोचनाएं क्या क्या है? भूमिहीन मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा। 60 दिन के लिए काम रोकने के कारण से जो भूमिहीन मजदूर हैं, अब सबको तो खेत में काम नहीं मिल पाएगा। अब खेतों में ऑटोमेशन हो गया है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्रक इत्यादि का उपयोग किया जाता है, मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है कटाई बुआई हर चीज़ के लिए। तो ना तो उनको 60 दिन खेत में काम मिलेगा और ना तो मनरेगा का काम मिलेगा, तो करेंगे क्या 60 दिन बताइए। सहकारी संघवाद पर चोट है। यदि किसी राज्य में सूखा या बाढ़ आती है, रोजगार की मांग आवंटित बजट से अधिक हो जाती है, तो राज्य जैसे बिहार जो पहले से वित्तीय संकट में है को अपने बजट से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। तकनीकी बाधाएं होंगी, अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति और उसके कारण से जियो टैगिंग इत्यादि जो है यह इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और इंटरनेट सभी जगहों पर सही रूप से उपलब्ध नहीं है, इसके कारण से भी चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक और टॉपिक ख़त्म हो गया जहाँ सवाल पूछा जाएगा मतलब जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम नेक्स्ट टॉपिक है, इसको ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं और यही आज का आखिरी टॉपिक होगा। क्या है ये? इस एक्ट तो लाया गया था कई वर्ष पहले, लेकिन इसको नोटिफाई यानी कि लागू किया गया है, अभी पिछले ही महीने लागू किया गया है फरवरी में। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम भारत का पहला
व्यापक डेटा गोपनीयता कानून है। ऐतिहासिक पुट्टू स्वामीवाद में राइट टू प्राइवेसी दिया गया था अनुच्छेद 21 के तहत में, जिसको लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा डीपीडीपी एक्ट को लाया गया और डीपीडीपी एक्ट के जरिए भारत में पर्सनल डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है वो सुनिश्चित किया जाता है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? पहला है कंसेंट एंड नोटिस, सहमति और नोटिस। डेटा फिड्यूसरी, कंपनी और संस्था को उपयोगकर्ता डेटा प्रिंसिपल्स जो आप हैं, कंपनी यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, या कोई भी कंपनी हो गई जो आपका डेटा लेगी, का डेटा एकत्र और प्रोसेस करने से पहले स्पष्ट, स्वतंत्र और विशिष्ट सहमति, कंसेंट लेनी होगी। इसके लिए कंपनियों को एक नोटिस देना होगा कि हम आपके फ़ोटो, हम आपके वीडियो, हम आपका ईमेल आईडी, हम आपका फलाना का उपयोग कहीं और पर करने जा रहे हैं। ओके। राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, आप मतलब सामान्य लोगों के डेटा अधिकार, उपयोगकर्ता का अपने डेटा तक पहुंच, उसमें सुधार करने, उसे मिटाने और डेटा संबंधी शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा। राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार, अगर आपने कहीं पर कोई डेटा अपलोड किया और आपका काम हो गया तो आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, ये अधिकार भी अब दिया जा रहा है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया गया है। अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जो देखेगा कि इस अधिनियम के प्रावधान सही से लागू हो रहे हैं नहीं। सीमा पार डेटा हस्तांतरण, यह अधिनियम भारत के बाहर डेटा हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, सिवाय उन देशों को जिसको भारत सरकार के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। बच्चों के डेटा के साथ थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखी जाएगी। 18 उम्र से कम उम्र के बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने के लिए माता पिता की कंसेंट अनिवार्य होगा। बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन नहीं बना सकते हो आप। जैसे आपको लक्षित करने वाले विज्ञापन बनते हैं, आप अभी जूता सर्च कीजिए अमेज़ॉन पर, आपको हर जगह पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगहों पर जूता ही जूता दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते हैं। भारी जुर्माना, डेटा सुरक्षा उपाय को लागू करना, डेटा उल्लंघन को रोकने विफल रहने पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका महत्व क्या है? तो निजता की रक्षा करना, व्यापार सुगमता, यूरोपीय संघ के जटिल जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की तुलना में भारत का यह कानून स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए आसान है। वैश्विक विश्वास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को यह मजबूत करेगा। इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगला आपसे पूछा जाएगा कि चुनौतियां क्या हैं, आलोचनाएं क्या हैं। तो स्टेट की निगरानी का इस पर एक बहुत बड़ा चुनौती है। राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता के लिए भारत सरकार आपके डेटा को आपसे बिना पूछे उपयोग कर सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर होगा। अधिनियम की धारा 8(1)J में संशोधन करता है। अब अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी होने का हवाला देकर के भ्रष्टाचार या अनियमितताओं से जुड़े हुए जानकारी देने से इनकार कर सकता है। तो ये भी एक क्या है, इसमें कंसर्न है। डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वायत्तता, डीपीबीआई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। आलोचक कहते हैं कि यह केंद्र सरकार का एक पपेट बॉडी होगा जिसकी मर्जी जहां पर होगी वह सही से काम करेगा। यह एक स्वायत्त संगठन नहीं है। पीड़ितों के लिए कोई मुआवजा नहीं। यदि किसी कंपनी के सर्वर से उपयोगकर्ता का डेटा लीक हो गया तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कोई भी मुआवजा इसमें तय नहीं किया गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ख़त्म ही कर लेते हैं, आई थिंक। चलो पढ़ ही लेते हैं, ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, लंबा हो रहा वीडियो। जिन्हें देखना होगा वो देखेंगे। इंडिया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक ऐसा टॉपिक जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना 99% है। क्यों? भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसके थीम क्या हैं? इस समिट का महत्व क्या है? इस समिट को आयोजित हमने किया है, उससे दुनिया में कैसी हमारी छवि बन रही है, और भारत सरकार ने शासन को लेकर के यही इंडिया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क कौन से बनाए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आज मैंने सवाल भी दिया है 72 के बच्चे जो लिख रहे हैं उनके लिए। 71 में भी मैं ये सवाल करवा चुका हूँ। इंडिया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क इसे कहा जाता है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क है बंधुओं, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। गवर्नेंस यानी कि सरकार इसका उपयोग करेगी। इंडिया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को विनियमित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण है। पूरी तरह से एक मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रिक
मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि एआई तकनीक का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो, मानव जाति के लिए जोखिम का कारण ना बने। इसका मूल मंत्र है एआई फॉर ऑल। यही इसका भारत सरकार की गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है उसका मूल है। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं भारत सरकार के? तो पहला है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, सुरक्षा और विश्वसनीयता, ये तो होना ही चाहिए। सेकंड क्या है? समानता और समावेशी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि सभी तक पहुंच भी होना चाहिए। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही जो है यह इसका मुख्य रूप से पिलर में से एक माना जाता है। तो 1 2 3 4 पिलर मैंने आपको बताए हैं, प्रमुख स्तंभ, इसे ज़रूर याद रखिएगा। लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द इसी को याद रखिएगा, यह पूछा जाएगा और आपको लिख के भी आना है। एआई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत सरकार को? डीप फेक और गलत सूचनाओं को रोकना या उसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। एल्गोरिथम के पूर्वाग्रह, एआई को ट्रेन करने के लिए जिन डेटा का उपयोग किया जा रहा है वो डेटा कॉन्ट्राडिक्शन और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जातिगत और महिलाओं से जुड़े हुए डेटा जो हैं वो समानता पर आधारित होना चाहिए, न कि हम इंसानों जैसे एआई को होना चाहिए। हम इंसान तो बहुत गंदे होते हैं, जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से और लैंगिक रूप से भेदभाव के शिकार होते हैं, भेदभाव करने वाले हम होते हैं। हमारा एआई कम से कम ऐसा ना हो। इंसान अपनी कमियां जानता है, तभी एआई को इन कमियों से बचाने का प्रयास कर रहा है। इसका एक मतलब ये भी होता है। बौद्धिक संपदा का उल्लंघन और रोजगार पर प्रभाव जो है यह नहीं पड़ना चाहिए। इसी कारण से भारत सरकार ने इस एआई फ्रेमवर्क को बनाया है। इसे भी याद रखिएगा क्यों आवश्यक। भारत का दृष्टिकोण और प्रमुख पहल क्या क्या है? इंडिया एआई मिशन है भारत सरकार का, जिसमें भारत सरकार जीपीयू क्लस्टर विकसित कर रही है, हार्डवेयर विकसित कर रही है एआई को डेवलपमेंट के लिए। आईटी नियम और एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत में अगर एआई जनित खराब कंटेंट बना रहे हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। और एक सेफ हार्बर हो, भारत एआई के लिए सुरक्षित हो, सभी एआई का सही ढंग से उपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना हो। वाटर मार्किंग और लेबलिंग को अनिवार्य किया गया है। कोई अगर कंटेंट एआई के जरिए बनाया गया है तो उस पर वाटर मार्किंग और लेबलिंग अनिवार्य किया गया है। वैश्विक सहयोग, भारत ने GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करके एक सुरक्षित वैश्विक एआई ढांचे की भी वकालत हमने की है। तो इसे भी याद रखिएगा। एक और एआई गवर्नेंस के 6 स्तंभ जो बनाए गए हैं उसमें से पहला कौन सा? अवसंरचना का विकास है, क्षमता निर्माण है, और जिसको कलेक्टिव रूप से क्या कहा है? तो सक्षमता इसमें 2 रखा गया है। उसके बाद से विनियम है, रेगुलेशन में नीति और विनियम है। जोखिम शमन करना है, रिस्क मिटिगेशन जिसको कहा जाता है। पर्यवेक्षण जिसमें जवाबदेही और संस्थागत ढांचा को मजबूत करना है। तो इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन फरवरी माह में 16 से 20 फरवरी तक भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। यहीं पर सबसे बड़ा ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट था। यह थीम क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण सभी की प्रसन्नता इसकी थीम रखी गई थी। 3 सूत्र इसमें दिए गए थे। पीपल, प्लानेट एंड प्रगति के लिए एआई का सकारात्मक उपयोग करना। 7 चक्र इसमें निर्धारित किए गए थे। 3 सूत्रों को लागू करने के लिए 7 कार्य समूह बनाए गए थे, जो कृषि, सुरक्षित एआई, विज्ञान, आर्थिक विकास जैसे विषयों पर केंद्रित इन्हें किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य निष्कर्ष क्या रहा? नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट घोषणा। अमेरिका, चीन, फ्रांस जैसे प्रमुख देशों ने नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अलग अलग विचारधारा के देशों ने हमारे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। पैक्स सिलिका अलायंस, भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। इसके साइड लाइन में हम उस सम्मेलन का भी हिस्सा बने और उसमें भी हम शामिल हुए हैं। महत्व क्या था इस समिट का जो भारत में हुआ है? तो ग्लोबल साउथ की आवाज़, विकासशील देशों में एआई को लेकर के हम एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरे हैं। एआई से शासन वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं हम। हार्डवेयर और ऊर्जा सुरक्षा के लिए पैक्स सिलिका जैसे अलायंस में भी शामिल हो रहे हैं और भी बाकी देशों को हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे।
स्टार्टअप और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। भारत में तरह तरह के स्टार्टअप इससे उभरेंगे। तो ये था इसका महत्व। और इस प्रकार से आज के 40 पेज का हमने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो कमेंट करके कुछ भी ज़रूर बताइएगा, अच्छा रहता है, लगता है कि लोगों तक पहुंच रहा है और फिर पढ़ाने का आगे मन भी होता है। धन्यवाद आप सभी का।